उम्रा वीज़ा अप्लाई करना है मगर परेशान हैं कि वीज़ा रिजेक्ट ना हो जाए। उम्रा वीज़ा के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरी होते हैं और क्या बेहतरीन तरीका है उम्रा वीज़ा को अप्लाई करने का। आज के इस एपिसोड में हम तमाम चीज़ें बयान करेंगे। आइए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अकमल अहमद सिद्दीकी और बात यह है हमारी उम्रा ग्रुप गाइड सीरीज़ एपिसोड 4। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे उम्रा वीज़ा डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, प्रोसेस क्या है उम्रा वीज़ा के अप्लाई होने का 2026 में। अब जबकि हज के बाद मुहर्रम में सीज़न शुरू होगा, उम्रा वीज़ा का सारा प्रोसेस कम्प्लीटली हम आपको बताएंगे। सबसे पहले ये बात समझ लीजिए कि उम्रा वीज़ा अब लाइनों में लगकर मुख्तलिफ दफ्तरों में जाकर पासपोर्ट पर नहीं लगाया जाता। कोविड-19 के बाद से 2020 के बाद से उम्रा वीज़ा अब ई वीज़ा जारी किया जाता है, जो कि पीडीएफ की सूरत में आपके सामने आ जाता है। मुफा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की वेबसाइट है, वहाँ पर भी ये वीज़ा आपको शो होता है। आप अपना नाम, पासपोर्ट नंबर लिखते हैं तो आपका वीज़ा आपके सामने आ जाता है। अगर हम बात करें कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, तो करंटली आज की तारीख के अंदर वीज़ा में सिर्फ और सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है। वो होता है आपका ओरिजिनल पासपोर्ट। पासपोर्ट का भी वो फेस, वो पिक्चर जो फर्स्ट गत्ते के ऊपर, पहले पेज के ऊपर होती है, जहां आपकी तस्वीर होती है, जहां आपका बार कोड होता है, जहां आपका नाम, पासपोर्ट नंबर, डिटेल्स लिखी होती है। अगर आप किसी दूसरे शहर में बैठे हैं, लाहौर में बैठकर कराची से वीज़ा अप्लाई करवाना चाहते हैं, तो आपको पासपोर्ट भेजने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि आप सिर्फ उस पासपोर्ट की स्कैनिंग भेजते हैं। स्कैनिंग इंटर की जाती है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। नुसुक की वेबसाइट होती है, जो कि थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर के ज़रिए वीज़ा अप्लाई किया जाता है। नुसुक की वेबसाइट पर हर एक आम बंदा नहीं कर सकता उसे। थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, वो वीज़ा अप्लाई करते हैं। उस पर आपका सबसे पहले पासपोर्ट इंटर किया जाता है, सारी डिटेल्स डाली जाती हैं। तमाम चीज़ें वेरीफाई होने के बाद प्रोसेस में जाता है और उसके बाद फिर उसकी पेमेंट की जाती है। ये पेमेंट भी एजेंट करता है। पेमेंट होने के बाद आपका वीज़ा 1 से 2 घंटे के अंदर फिर इशू होता है। नॉर्मली जो ट्रैवल एजेंट होते हैं वो इस सारे प्रोसेस के लिए 2 से 3 दिन मांगते हैं, क्योंकि उनके पास वीज़ास का लोड होता है या फिर उनके पास जो है वो कोटा सिस्टम का मसला होता है, तो लिहाजा वो आपसे 2 से 3 दिन तलब करते हैं। वैसे जनरली अगर देखा जाए तो ये प्रोसेस 2 से 3 घंटे का है। ठीक है। डॉक्यूमेंट की हम बात कर रहे थे, सबसे अहम और एक ही डॉक्यूमेंट हमें चाहिए होता है, वो होता है ओरिजिनल पासपोर्ट। एहतियाती तौर पर अगर आप चाहें तो अपने पासपोर्ट पर वीज़ा अप्लाई करवाने से पहले सऊदी वीज़ा बायोमेट्रिक के ज़रिए अपनी बायोमेट्रिक भी कर लें। ये बायोमेट्रिक मोबाइल फ़ोन के ज़रिए हो जाती है। इसका बहुत आसान तरीक़ाकार है, मैंने चैनल पर बताया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो आप देख लीजिएगा। बहुत आसानी से आप बायोमेट्रिक कर सकते हैं। इससे क्या होता है, इससे एक एहतियात होती है, सेंड टू एम्बेसी यानी वीज़ा एरर में जाने से बच जाता है। अब ये वीज़ा एरर में कैसे जाता है, इसकी क्या प्रोसेस है, ये अगले एपिसोड में, एपिसोड नंबर 5 में हम तफसील से आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। फिलहाल आज के इस एपिसोड में हम बताते हैं आपको डॉक्यूमेंट्स और वीज़ा अप्लाई का तरीका। डॉक्यूमेंट में आपको मैंने बताया पासपोर्ट, और एहतियाती तौर पर आप सऊदी वीज़ा बायोमेट्रिक से अपनी बायोमेट्रिक करवा लें। ये एहतियाती तौर पर बहुत अच्छा स्टेप होगा आपके लिए। अब अगर हम बात करें उम्रा वीज़ा की न्यू पॉलिसीज़ के हवाले से, नुसुक का मैंने नाम लिया, तो नुसुक क्या चीज़ है ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, नुसुक एक एप्लीकेशन है जो कि सऊदी गवर्नमेंट ने जारी की है, जिस पर इस वक्त सऊदी गवर्नमेंट का सारा काम हो रहा है, चाहे उम्रे का हो चाहे हज का हो। वीज़े से लेके ट्रांसपोर्ट तक, उम्रा बुकिंग तक, रियासुल जन्ना की बुकिंग, हर चीज़ नुसुक के ज़रिए वो इस वक्त परफॉर्म कर रहे हैं। आपका वीज़ा भी नुसुक के ज़रिए जारी किया जाता है। इस वक्त जो वीज़े की पॉलिसी है वो कुछ इस तरीके से है कि उम्रा वीज़ा किसी भी थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर के ज़रिए ही आपको दिया जाता है। मुख्तलिफ थर्ड पार्टीज़ हैं जो कि सऊदी गवर्नमेंट से कोटा लेती हैं, वो कोटा फिर मुख्तलिफ ममालिक में तकसीम किया जाता है। आप जब किसी ट्रैवल एजेंट को अपना वीज़ा देते हैं तो उसके पास ऐसे ही किसी थर्ड पार्टी की आईडी होती है। तो वीज़ा आईडी के ऊपर आपके तमाम डिटेल्स डालते हैं, पासपोर्ट डालते हैं, फिर आपका वीज़ा अप्लाई किया जाता है। अब ये जो वीज़ा इशू होकर आता है, इसकी वैलिडिटी के हवाले से अक्सर लोग परेशान हैं कि भाई पहले 3 महीने की वैलिडिटी होती थी। 3 महीने में हम जितने दिन चाहें वहाँ रुक सकते थे। मतलब हम 90 डेज़ चाहें तो हम 90 डेज़ रुकें, हम 80 डेज़ चाहें, हम 70 डेज़ चाहें, हम सऊदी अरब में रुक सकते थे। मगर अब करंटली ये है कि कोई भी ट्रैवल एजेंट 28 डेज़ से ज़्यादा रुकने की इजाज़त नहीं देता। उसकी वजह क्या है? देखिए, उम्रा वीज़ा के ऊपर बहुत सारी पाबंदियाँ, बहुत सारी सख्तियाँ लागू कर दी गई हैं। जैसे एक चीज़ उम्रा वीज़ा के ऊपर जो लागू की गई है वो ये है कि सऊदी गवर्नमेंट ने अब ये पॉलिसी बना दी है कि जो उम्रा वीज़ा होल्डर होगा वो हमारे वेरीफाइड होटल्स के अंदर ही रुकेगा। जिस नुसुक का मैंने नाम लिया, नुसुक मसार के अंदर ही कुछ वेरीफाइड होटल्स की लिस्ट मौजूद है। उम्रा वीज़ा होल्डर अब मक्का मदीना में किसी रिश्तेदार के घर पे या किसी गैर रजिस्टर्ड होटल में नहीं रुकेगा। एक उसूल ये बना दिया गया है, आप रजिस्टर्ड होटल के अंदर रुकेंगे।
दूसरा उसूल ये बना दिया गया है, उम्रा वीज़ा होल्डर जब एयरपोर्ट पर पहुंचेगा तो वो हमारी रजिस्टर्ड ट्रांसपोर्ट लेगा, यानी कि जो नुसुक से रजिस्टर्ड होगी। या तो वो ट्रेन बुक करे, वो भी सऊदी गवर्नमेंट के अंडर आती है, या फिर वो अगर प्राइवेट गाड़ियां वहां से ले रहा है तो वो ऐसी राह चलती कोई गाड़ी बुक नहीं करेगा, बल्कि नुसुक मसार सिस्टम के अंदर जो गाड़ियां हमने रजिस्टर्ड की हैं वो बुक करेगा। ये दूसरी पाबंदी सख्ती आ गई है। तीसरी सख्ती ये आ गई है कि भाई उम्रे पे आने वाला बंदा 15 दिन, 10 दिन, 20 दिन, इससे ज्यादा नहीं होता, तो मैक्सिमम कोई बंदा 28 दिन तक रुक सकता है। 28 दिन के बाद अगर वो रुकेगा तो उस पर हम फाइन लगाएंगे, उस पर हम टैक्स लगाएंगे, और वो जो थर्ड पार्टी शिरका है, जिससे थर्ड पार्टी कंपनी आप कह लें, उससे सवाल किया जाएगा कि आपका ये बंदा जो उम्रे पर आया था 28 डेज कंप्लीट होने के बाद भी, ये सऊदी अरब से बाहर क्यों नहीं गया। ठीक है, तो ये 3 सख्तियां कर दी गई हैं। नंबर 1, होटल रजिस्टर्ड होटल होना चाहिए। नंबर 2, ट्रांसपोर्ट रजिस्टर्ड होनी चाहिए, चाहे वो जद्दा से मक्का हो, मक्के से मदीना हो, सारी ट्रांसपोर्ट वो होनी चाहिए जो नुसुक पर रजिस्टर्ड हो। इसके बाद जो मैंने आपको आखिरी बात बताई वो ये कि 28 डेज से ज़्यादा कोई भी उम्रा वीज़ा होल्डर मक्का या मदीना में स्टे नहीं कर सकता, उसे सऊदी अरब से बाहर जाना है। अगर वो एक्सटेंड करवाना चाहता है तो उसे इजाफी फ़ाइन पैसे भरने होंगे। और यहाँ ये बात नोट रखें कि एक्सटेंड करवाने की सूरत में भी अगर 28 डेज से ज़्यादा भी रुकना चाहता है तब भी वो रजिस्टर्ड होटल्स में ही रुकेगा। अब सवाल ये आता है कि अगर कोई बंदा गैर रजिस्टर्ड होटल में रुकता है या अपने किसी रिश्तेदार के घर पे रुकता है तो क्या होगा, सऊदी गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा। याद रखें, सऊदी गवर्नमेंट सर्चिंग करती है, जगह जगह छापे मारती है। अगर आपको राह चलते किसी गाड़ी में, किसी बस स्टैंड पर, किसी रेस्टोरेंट में कहीं सऊदी गवर्नमेंट आइडेंटिफाई करती है और आपसे वीज़ा तलब किया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि आप कहाँ रुके हुए हैं, और आप रेजिडेंस ऐसा बताते हैं कि जो गैर रजिस्टर्ड है, आप किसी रिश्तेदार के घर हैं, किसी ऐसी बिल्डिंग में जो अनऑथराइज्ड है, तो सऊदी गवर्नमेंट आपको कुछ भी नहीं कहेगी। आपको तो वो कहेगी कि आप जल्दी से जल्दी सऊदी अरब छोड़ें और यहाँ से जाएं। सऊदी गवर्नमेंट पहला फाइन लगाएगी डायरेक्टली उस शेखे के ऊपर, उस थर्ड पार्टी कंपनी के ऊपर जिसका वो वीज़ा है। अब ये फाइन कितना होता है, ये 10,000 रियाल से लेके 25,000 रियाल तक होता है। 10,000 रियाल का मतलब आप जानते हैं पाकिस्तानी तकरीबन तकरीबन बनते हैं 75 लाख रुपए, तो कोई छोटी अमाउंट नहीं होती। इसीलिए कोई भी उम्रा ट्रैवल एजेंसी इस वक्त आपको आज़ाद वीज़ा नहीं दे रही। तमाम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि वीज़ा जो है वो कंप्लीट पैकेज के अंदर दिया जाए। यहाँ मैं ये बात भी क्लियर कर दूं कि इस वक्त तमाम विजिट वीज़ा सऊदीया के बंद हैं, जो 1 ईयर मल्टीपल वीज़ा होता है वो भी बंद है, और उम्रा वीज़ा ओनली विद फुल पैकेज दिया जा रहा है। कोई भी पर्सन, कोई भी शख्स ओनली वीज़ा के लिए कांटेक्ट ना करें। फुल पैकेज के साथ, होटल्स के साथ, ट्रांसपोर्ट के साथ आप वीज़ा लेंगे। जितने दिन का हमारा टिकट होगा रिटर्न, आप उस डे पर वापसी आएंगे और उन्हीं होटल्स में रुकेंगे जो होटल्स रजिस्टर्ड हैं, चाहे वो हम बुक करें चाहे आप बुक करें, इस बात की कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन होटल्स वो होंगे जो सऊदी गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड होने चाहिए। तो ये सारा प्रोसेस है उम्रा वीज़ा की नई पॉलिसीज़ के हवाले से। बाकी लाइनों में लगकर जो दफ्तरों के अंदर से वीज़े जारी किए जाते थे स्टैम्प की सूरत में, स्टिकर वीज़ा ख़त्म हो गए हैं। वो सारे वीज़ा जो मुख्तलिफ वेबसाइट से लगते थे पिछले सालों के अंदर, और 3-3, 4-4 महीने तक लोग रियाज में, दमाम में, जगह जगह रहते थे, वो तमाम की तमाम सूरत हाल इस वक्त ख़त्म हो गई है। इस वक्त सिर्फ सूरत हाल ये है कि जो उम्रे के लिए आया है वो उम्रा करेगा, उम्रा अदा करके वापसी अपने घर आ जाएगा। तो आखिर में हम लुब्बे लुबाब खुलासा समरी बयान करते हैं कि भाई अगर आप उम्रे पे जा रहे हैं तो अपने आप को भी तकलीफ से बचाएं, अपने ट्रैवल एजेंट को भी तकलीफ से बचाएं। फुल कंप्लीट पैकेज लें, रजिस्टर्ड होटल के अंदर बुकिंग करवाएं, रजिस्टर्ड ट्रांसपोर्ट लें, किसी भी किस्म की तकलीफ और परेशानी से बचें, क्योंकि अगर आप भी तकलीफ में आए तो सऊदी की जो सज़ा होती है, जो पनिशमेंट होती है, आप जानते हैं बहुत सख्त होती है, कई कई सालों की जेल सज़ा आपको भी हो सकती है। तो लिहाजा फुल कंप्लीट पैकेज लें, मुस्तकिल ट्रैवल एजेंसी से लें। वीज़ा एरर का जो मसला होता है, सेंड टू एम्बेसी, वेटिंग फॉर एम्बेसी अप्रूवल, ये क्यों होती है, क्या होती है, कैसे होती है। आम पाकिस्तानी जो पहली दफ़ा जा रहा है, क्या उसका वीज़ा भी एरर में जा सकता है? अगर ये एरर में चला जाता है तो क्या ये वीज़ा क्लियर हो जाता है, या फिर हमारी वीज़े की जो फीस होती है वो ज़ाया हो जाती है? इन तमाम तर सवालात के जवाब हमारे अगले एपिसोड में दिए जाएंगे सेंड टू एम्बेसी के हवाले से। तमाम तर तफसीलात मैं आपको बताऊंगा। ये उम्रा गाइड जो सीरीज़ हम बना रहे हैं, कि इसलिए बना रहे हैं कि एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप आपको पता चले। आपका वक्त थोड़ा सा हम ज़्यादा लेते हैं, लेकिन आपको इंशाल्लाह ऐसी नॉलेज दी जाएगी जो इंशाल्लाह इसके अलावा आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो कोशिश करके हमारी इस मुकम्मल सीरीज़ को आप लाजमी देखिएगा। अगले एपिसोड का इंतज़ार करें। इंशाल्लाह हमारा अगला एपिसोड उम्रा सेंड टू एम्बेसी के हवाले से तकरीबन सारी तफसीलात हम इंशाल्लाह आपको बयान करेंगे। ताकि बायोमेट्रिक का तरीक़ाकार, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप देख लीजिए। उसकी बायोमेट्रिक आप कर लेंगे तो इंशाल्लाह वीज़ा सेंड टू एम्बेसी होने के चांसेस भी 50% तक कम हो जाएंगे। दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।